नमस्कार। तेज सिविल्स के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दिनेश टेकवानी और आज हम क्लास जो लेक्चर नंबर 2 है हमारा मैथ्स और रीजनिंग का परसेंटेज उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, इस लेक्चर से रिलेटेड जो हमारी वर्कशीट्स हैं, जो हमारे नोट्स हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। सबसे पहले प्लीज़ आप उन नोट्स को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, उसके बाद क्लास में बैठिए, क्योंकि साथ के साथ मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो आप उसके अंदर लिखेंगे और वही नोट्स आपके हमेशा के लिए हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नोट्स सबसे पहले प्रिंट कर लीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इन क्लासेस से पहले आई होप आपने ओरिएंटेशन लेक्चर और लेक्चर नंबर 1 नंबर सिस्टम देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं परसेंटेज का एकदम बेसिक्स पे जाऊं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं एकदम बेसिक से शुरू करूंगा, तो परसेंटेज क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ द नंबर आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से उस संख्या का अंश क्या है, प्रतिशत, यानी शत में से क्या उसका अंश है, 100 में से क्या उसका अंश है। इन शॉर्ट बहुत सिंपल से अगर मैं बात करूं कि अगर 100 कोई मार्क्स है, उसमें से अगर 60 आए हैं तो ये कितना हो गया? 60% हो गया। ठीक है, आई होप ये सबको पता होगा, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, हम डेली यूज में इसको अपनी लाइफ में यूज ही करते हैं। अब पहला जो बेसिक है सॉल्व करने का परसेंटेज क्वेश्चन को, उनको समझ लेते हैं कि किसी भी नंबर का अगर हमें परसेंटेज निकालना है, जैसे 600 का 40% निकालना है, तो कैसे निकलेगा? बिल्कुल सिंपल है, जो नंबर है मल्टीप्लाई बाय जितना परसेंटेज उसका निकालना है अपॉन में 100। ठीक है, और इसको फिर हम कर लेंगे सॉल्व, ये आ गया 240। एकदम बेसिक बात है, सबको आई होप पता होगी। सेकंड चीज, अगर आपको ऐसा बोल दे कि कोई एक नंबर दिया हुआ है, उसका दूसरे नंबर में से क्या परसेंटेज होगा, जैसे पूछा गया है 200 का कितना प्रतिशत है। हमेशा परसेंटेज निकालते समय हमें ध्यान ये देना है कि किसके बेस पे परसेंटेज निकलवाया गया है। जैसे कि यहां पर 200 में से परसेंटेज निकलवाया गया है, तो हमेशा अपॉन में वो आएगा 200, ऊपर जिसका परसेंटेज निकालना है, यानी 50 का 50, 200 का कितना प्रतिशत है, तो 50 ऊपर आएगा, 200 नीचे आएगा, और इस बार हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। यहां पे हमने क्या किया था, जिस नंबर का परसेंटेज निकालना था मल्टीप्लाई बाय जितना परसेंटेज अपॉन 100, और यहां पर 50 कितना परसेंटेज है अगर ये हमें निकालना है, तो 50 अपॉन 200 मल्टीप्लाई 100, और ये आपका 25, और ये आपका हो गया 25%। ठीक है, 25% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर अगले टाइप का किसी भी क्वेश्चन में हमें ऐसा करना है कि 40 किस संख्या का 20% है, यानी तीसरा टाइप क्या है कि आपको नंबर दे दिया कि 40 किसी भी संख्या का 20% है और आपको वो संख्या निकालनी है। तो इस टाइप का अगर हमारे सवाल में कहीं पे आएगा, तो वो क्या करना होगा, हमें उस जो नंबर है उसको हमें x मान लेना होगा कि x का 20%, यानी परसेंट कैसे निकालेंगे, 20/100 और इज इक्वल्स टू 40। अब सॉल्व कैसे करते हैं आप सभी को पता होगा, x यहां रह जाएगा, 100 चला जाएगा ऊपर और 20 आ जाएगा नीचे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 22 और ये आ गया 200, यानी 200 का 20% 40 है। तीनों टाइप के मैंने बता दिए जो एग्जाम में यूज होंगे। फर्स्ट चीज बिल्कुल नॉर्मल सा, 600 का 40% निकालना है, 600 मल्टीप्लाई 40/100। दूसरी चीज आ जाएगी, आपको बोलेगा 50 टू 100 का कितना परसेंटेज है। जनरली जो हमारा कोई भी हम जैसे 10 12 में एग्जाम देते हैं, जैसे आपने मैंने आपको बोला भाई आपके 500 में से 420 मार्क्स आए हैं, तो कितनी परसेंटेज बने आपके, तो कैसे निकालते हो आप, जितने मार्क्स आए हैं वो ऊपर, टोटल मार्क्स नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो वही चीज है ये। ठीक है, तीसरी चीज है कि आपको नंबर ही पूछ लिया कि वो कौन सा नंबर है जिसका 20% 40 है, तो उस नंबर को आपको सपोज करना पड़ेगा x, और उसका 20/100 इज इक्वल टू 40, और सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। एकदम बेसिक बात है, आई होप आप सभी को पहले से ही ये चीजें पता होंगी। आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, हम अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एग्जाम में हमें कैसे अपना टाइम बचाना है। ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चन में सपोज दैट एक सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि 500 रुपए वेतन में 5% वृद्धि हो गई है,
तो नया वेतन क्या होगा। यानी बहुत सिंपल सा सवाल है कि 500 रुपीज आपकी सैलरी थी, उसमें 5% इंक्रीज हो गया, तो नई सैलरी क्या होगी। अब नॉर्मल आप लोग, मुझे पता है ये सवाल कैसे करते आ रहे होंगे कि 500 को पहले आप 5 से मल्टीप्लाई करते होंगे अपॉन 100, आया 5, इस 5 को फिर आप 500 में जोड़ते होंगे, है ना। आप इन जनरल ये ऐसे सिखाते हैं हमें स्कूल्स में। लेकिन अब ऐसी चीजों में हमें टाइम बचाना है। अब वो टाइम कैसे बचेगा, किसी भी नंबर में अगर वो बोले कि कुछ सर्टेन परसेंटेज का इंक्रीज हो गया है, ठीक है, जब भी परसेंटेज में इंक्रीज होगा तो जो परसेंटेज में इंक्रीज है ना उसमें आप 100 ऐड कर दो। जैसे यहां पे 5% की वृद्धि हुई है, तो क्या करेंगे हम 500 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सीधे 5% में 100 ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 105%। इसका हम क्या निकाल लेंगे 105% निकाल लेंगे सीधे ही, ठीक है। तो हमारे पास अपने आप वो ऐड करके जो अमाउंट आ रहा था ना वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया और ये 525 आ गया। चलो पहले लगता छोटी सी मिस्टेक हो गई थी परसेंटेज निकालने में, मैंने वहां 5 लिख दिया था, ये 5 से 5 मल्टीप्लाई होगा और 25 आएगा, ठीक है। और डायरेक्ट अपन ने निकाल लिया, कैसे निकाला कि जो परसेंटेज इंक्रीज बोला है उसको 100 से सीधे ऐड करके और डायरेक्ट उतना परसेंटेज निकाल लिया। मतलब अगर बोला है 5% इंक्रीज तो सीधे 100 जोड़ दो, 105% निकाल लो, अपने आप जो अमाउंट आएगा वो जुड़ के आ जाएगा। सिमिलरली अगर किसी में डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, जब इंक्रीज में हमने परसेंटेज नंबर को 100 से जोड़ दिया तो डिक्रीज में क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। जैसे अगला सवाल है कि वही चीज 500 रुपए वेतन था और अब वेतन में 5% की कमी हो गई, तो हम क्या करेंगे, अब कमी हुई है क्योंकि, तो 100 में से 5 को माइनस कर देंगे, तो अभी क्या आया 95, तो सीधे ही 500 का हम 95% निकाल लेंगे। 5 5 25, 5 9 45 और ये 475, ठीक है। तो डायरेक्ट हमें किसी भी सवाल में डायरेक्ट अगर एक परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज है तो करना क्या है, इंक्रीज है तो 100 जोड़ देना है, डिक्रीज है तो 100 में से उसको माइनस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो वैसे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है अलग से एक टॉपिक होता है मैथ्स के अंदर, लेकिन आरएएस और एसआई के सिलेबस के अंदर ये टॉपिक अलग से नहीं दिया गया है। तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि इस प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक को ये परसेंटेज के साथ जोड़ के पूछ ले, ठीक है, क्योंकि उसको कुछ नया करना है एग्जाम में। तो नया क्या करेगा, जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है उसके टर्म्स यूज करके क्वेश्चन वो पूछेगा परसेंटेज का ही, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म्स में पूछ लेगा। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ना प्रॉफिट एंड लॉस का, वो समझना भी बहुत जरूरी है, और प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज आप खरीदते हो और बेचते हो, खरीदते हो उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और जो बेचते हो उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। और उस पर क्या निकालते हो आप, या तो आपको प्रॉफिट होता है या आपको लॉस होता है, और रिलेटिवली आप क्या निकालते हो, कितना प्रॉफिट परसेंटेज आया और कितना लॉस परसेंटेज आया। अब सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली जो बात होती है ना प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस के अंदर, वो ये होती है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है। जो आपने चीज खरीदी है वो कितने में खरीदी, उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकलेगा। 99% इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस क्या होते हैं कि हम विक्रय मूल्य से परसेंटेज को निकालने लग जाते हैं और सवाल आपका वहीं पे गलत हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी आप खुद ही बात समझ लो कि आपने जो चीज जितने रुपए में खरीदी है उसके बेस पे तो प्रॉफिट लॉस निकालोगे, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब ये तो हो गई सबसे बेसिक बात प्रॉफिट एंड लॉस की। अब दो कंसेप्ट और समझो आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ठीक है। मान लो किसी भी सवाल में आपको ऐसे बोले कि दो वस्तु हैं, उनका क्रय मूल्य समान है और लाभ और हानि का प्रतिशत जो अंक है ना वो भी एक समान है। मतलब दो डिफरेंट वस्तु हैं ए और बी, ये आपने खरीदी हैं। अगर बोले कि इन दोनों का कॉस्ट प्राइस इक्वल है, क्रय मूल्य इक्वल है, और ए पे आपको 10% का लाभ हो रहा है और बी पे आपको 10% की हानि हो रही है, यानी जो परसेंटेज है वो इक्वल है प्रॉफिट एंड लॉस का। जब कॉस्ट प्राइस आपका इक्वल है तो आपको बिल्कुल समझ में आ रही है बात कि इस बिजनेस में ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना ही आपको लॉस होगा, आप इक्वल में चलोगे, ठीक है। तो मतलब ना तो प्रॉफिट होगा ऐसे बिजनेस में ना लॉस होगा, आप 0% पे हो। लेकिन ध्यान रखना ये बात, ये है कॉस्ट प्राइस को लेकर, जब कॉस्ट प्राइस इक्वल है, ठीक है। अब ये बात तो चलो कोई खास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी क्योंकि ये तो हर कोई समझ सकता है। अगली बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपको सवाल में ऐसा बोले कि दो वस्तुएं हैं ए और बी,
इन दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, विक्रय मूल्य इक्वल है और लाभ और हानि का परसेंटेज भी इक्वल है, तो ऐसे व्यापार में आपको क्या होगा। ठीक है, अब अगर आप जनरल रूल से जाओगे ना तो आपको निकालने में काफी टाइम लग जाएगा। तो इस थंब रूल को हम पहले से ही याद कर लेंगे कि अगर कोई ऐसा व्यापार है जिसमें दो वस्तुएं हैं और उनका सेलिंग प्राइस इक्वल है, उनका विक्रय मूल्य इक्वल है और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, यानी एक वस्तु पे प्रॉफिट हो रहा है, एक पे लॉस हो रहा है, और अगर वो दोनों परसेंटेज इक्वल हैं तो ऐसे बिजनेस में हमेशा लॉस होगा। क्या होगा? हमेशा लॉस होगा। और उस लॉस का परसेंटेज क्या होगा, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो क्या कि जो प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज आपको दिया हुआ है ना, वो नंबर का करो स्क्वायर और 100 से दे दो डिवाइड, तो क्या आ जाएगा? आपका लॉस परसेंटेज आ जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि वस्तु ए और वस्तु बी, प्रत्येक का क्रय मूल्य है 650 रुपए, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ। अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ होता तो यहां पर क्या हो जाता? वो दोनों हो जाते इक्वल और जीरो आपका लाभ और हानि आता। वस्तु ए पर 20% का लाभ हो रहा है और वस्तु बी पर 20% की ही हानि हो रही है, यानी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इक्वल है। तो पूरे व्यवसाय में लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगी, अगर ये आपको निकालनी है तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि ऐसे बिजनेस में होता है लॉस, और लॉस का क्या होता है? जो आपका प्रॉफिट और लॉस का नंबर है परसेंटेज का, यहां पर क्या है 20, इसका स्क्वायर अपॉन 100, यानी 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 अपॉन 100, यानी कि 4% लॉस इस बिजनेस में होगा। इस तरह का सवाल एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि ये आपका एक कंसेप्ट चेक कर रहा है और ये कंसेप्ट बहुत कम लोगों को पता होता है। तो याद रखिएगा, अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज सेम है, तो जो परसेंटेज है उसका स्क्वायर अपॉन 100 और हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, तो ये सारे बेसिक चीजें थी परसेंटेज के चैप्टर को, लेक्चर को समझने के लिए। ठीक है, सिर्फ मतलब ये चीजें हम यूज करेंगे अब क्वेश्चंस के अंदर और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से हमें एग्जाम में प्रोसेस करना होता है। तो पहला सवाल है यूपीएससी 2022 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को करने का ट्राई कीजिए। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे ना उसको ही बस अप्लाई करना है आपको। ठीक है, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके सवाल को ट्राई किया होगा और आपका आंसर भी आ गया होगा। अब हम सवाल को समझते हैं। एक वस्तु है, उसकी कीमत में 25% की वृद्धि की गई। ठीक है, पहले क्या हुआ है 25% इंक्रीज हो गया, उसके बाद 20% उसकी कीमत घटा दी गई। ठीक है, फिर उसके बाद वापस से 10% उसकी कीमत बढ़ा दी गई। तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या है? सिंपल सी बात क्या है, एक वस्तु है उसमें पहले प्राइस को डिक्रीज किया गया, फिर प्राइस को इंक्रीज किया गया और फिर से प्राइस को पहले प्राइस को इंक्रीज किया गया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, और तीनों का हमें परसेंटेज दिया हुआ है। तो ऐसा कोई भी सवाल होगा जहां पर आपको वस्तु की कीमत दी नहीं हुई है, ठीक है, केवल परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज दिया हुआ है, तो सबसे इजी होता है कि हम सपोज कर लें उस वस्तु की जो कीमत है, जो प्राइस है, वो 100 है। क्यों? क्योंकि 100 से परसेंटेज को निकालना, कम करना बहुत इजी होता है। तो हमने जो स्टार्टिंग प्राइस है इस वस्तु की, वो हमने मान ली 100। अब देखो मैंने आपको क्या समझाया था, अगर इंक्रीज होगा तो 100 जोड़ दो, यानी कि 100 मल्टीप्लाई कितना इंक्रीज हुआ है 25% का, तो ये कितना हो जाएगा 125 अपॉन 100। अब हमें यहाँ सॉल्व नहीं करना है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आगे भी बढ़ रहा है, तो यही हम साथ के साथ ही आगे बढ़ जाएंगे। कीमत में फिर 20% घटा दिया, कम होगा तो क्या होगा 100 में से माइनस कितना हो जाएगा 80 अपॉन 100। फिर क्या हुआ, फिर से उसने इंक्रीज कर दिया 10%, तो अब क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे 100 में 110 अपॉन 100। ठीक है, तो रेदर देन कि हम एक एक निकालें परसेंटेज में फिर उसको जोड़ें, हम पूरा एक साथ कर देंगे जिससे हमारा टाइम बच जाए। अब फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 0 से 2 0 कट हो गए। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 कट हो गए। 25 4 जा, 25 5 जा, 4 1 जा, और ये 2 जा हो गया, 5 2 जा 10, और कर देंगे तो 1 1 10। यानी स्टार्टिंग प्राइस हमारा क्या था 100 था, और अब प्राइस क्या हो गया 110 हो गया। पूछ रहा क्या है, व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन प्राइस, कितने परसेंटेज प्राइस बढ़ा है। पहले 100 था, अब 110 हो गया, तो सबको पता है कितना इंक्रीज हो गया 10% का इंक्रीज हो गया। कैसे हो गया 10% का, आप चाहो तो माइनस करके निकाल लो, बाकी 100 से तो बहुत इजी होता है समझना कि अगर 1 1 10 में से 100 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10, और 10 100 का 10% ही होगा, और तो हमारा ये हो गया बी आंसर। तो समझना क्या है कि जब भी इंक्रीज डिक्रीज है तो बस 100 में प्लस करके लिखते जाओ और सॉल्व कर लो, सवाल हो गया। यूपीएससी में आया हुआ सवाल है, कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है,
चलो अब सेकंड आरएएस प्रीलिम्स में आया हुआ पीवाईक्यू है। हाँ एक और चीज, यहाँ पर मैं पता है आपको यूपीएससी का लिख रहा हूँ और आरएएस और ऐसे क्यों नहीं लिख रहा हूँ, तो ये टास्क आपका है। आपको सबसे पहले मैंने कल कहा था कि पीवाईक्यूज जितने भी हैं आरएएस और एसआई के, वो आपको एक लेना है और दूसरे हाथ में आपको सिलेबस लेना है। आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ना है, पीवाईक्यू के कौन से सॉरी सिलेबस के कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चन आया है उसको ट्रेस करना है। इससे आपको क्या होगा, पीवाईक्यू आप गो थ्रू हो जाओगे पीवाईक्यू से। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सर आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आरएएस के 2023 में आया था, 2024 में आया था या ऐसा से उठाया गया है, आपको कमेंट। हाँ तो आप लोगों ने आई होप सवाल कर लिया होगा। अब हम समझते हैं इसको। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 3/5 की बजाय 5/3 से गुणा कर दिया, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। ठीक है, तो वैसे मैंने थंब रूल क्या बताया था, जब भी कोई डिजिट नहीं दी है तो आपको 100 मानना है। लेकिन ऐसे सवाल में जहां पर वो अपॉन में दे दे आप 3/5 और 5/3, तो ऐसे में क्या करना है, क्योंकि आपको जो आप डिजिट मानोगे उसको आपको नीचे वाले से कट करना होगा। कट करना होगा तो नंबर हम ऐसा सपोज करेंगे जिसमें इन दोनों का डिवाइड जा रहा हो। ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर हम 100 सपोज करते हैं तो 5 से तो वो कट जाएगा लेकिन 3 से वो नहीं कट पाएगा। तो हम करेंगे क्या, 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको नंबर सिस्टम वाले सवाल में कि हम एलसीएम के जो कंसेप्ट है उसको यूज करेंगे। तो 5 और 3 का जो एलसीएम है, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और कॉमन फैक्टर नहीं हो तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका एलसीएम आ गया 15। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि जो नंबर था वो था 15। ठीक है, अब करना क्या था, किसी संख्या को 3/5 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 3/5 करना था, लेकिन उसने कर दिया 15 को 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब उसने 25 आंसर निकाल दिया, आंसर निकालना था 9, यानी कि आंसर निकालने में कितने की मिस्टेक कर दी उसने, 25 में से 9 गए तो 16 की मिस्टेक कर दी। अब क्योंकि हमें परसेंटेज एरर निकालना है, तो जो उसने आंसर निकाला उसमें कितना परसेंटेज एरर होगा, तो हम क्या लिखेंगे, जो उसने आंसर निकाला उसको हम यहां पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ये कितना हो गया, 16 4 जा 64%, और ये आपका 64% आंसर हो गया। ठीक है, तो करना क्या था, 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने एक नंबर सपोज कर लिया जिससे कि ये इजीली कट जाए। नंबर में जो आंसर में चेंज आ रहा है उस चेंज को हमने निकाल लिया और परसेंटेज उसका निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ, ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना लगभग वैसे होगा, तो क्वेश्चन को ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। हाँ आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अब हम समझते हैं इसको। किसी मशीन के मूल्य का अवमूल्यन 10% प्रतिवर्ष से हो रहा है, यानी हर वर्ष 10% का डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, और इस वस्तु को, इस मशीन को अगर 3 साल पहले 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया था, यदि इसका वर्तमान मूल्य 8748 है, तो इसका क्रय मूल्य क्या था। यानी कि क्या बताया इसने, ऐसे बोला कि एक मशीन है, हर साल 10% की रेट से उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है और 3 साल के बाद, 3 साल पहले खरीदा गया था, वर्तमान मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है, डेप्रिसिएशन किस पे हो रहा है, इसके ओरिजिनल प्राइस पे जहां पे इसको खरीदा गया था। अब क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस दिया नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि ओरिजिनल प्राइस एक्स है। ठीक है, अब एक्स में हर साल 10% का डेप्रिसिएशन हो रहा है। डेप्रिसिएशन मतलब कमी हो रही है, तो मैंने क्या बताया, कमी हो रही है, तो इसमें से क्या करेंगे हम, 100 में से माइनस करेंगे 90/100, और ये प्रोसेस कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है हर साल, तो यही आप 3 बार लिख दो। ठीक है, और वर्तमान मूल्य क्या बच गया इसका, 8748। हमें निकालना क्या है, बस परचेज प्राइस निकालना है, सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये 110 हम कट कर देते हैं यहीं पे ही। अब एक्स निकालेंगे तो 8748 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन ये आ गया 999। ठीक है, अब आप चेक कर लो ये 9 से डिवाइजेबल है क्या, वैसे तो होगा ही, 8 और 7 15, 15 और 8748। हाँ ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 9 जा 81, 6 and 4, 9 7 जा 63, 1 and 8
9 टू जा 18, ठीक है। फिर 9 से सॉल्व कर लेते हैं, 9 1 जा 9, 0 आएगा, 9 8 जा 72, ठीक है। और 9 1 जा 9 और 2 12, और 12 में 3 0 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 12,000, ठीक है। तो कितना इजी सवाल था। जो हमने फर्स्ट सवाल किया वही कंसेप्ट कि अगर परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो 90/100, 90/100, 90/100 वर्तमान मूल्य लिख दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया एकदम इजीली, आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करो, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप का सवाल एग्जाम में आ सकता है। हाँ, आई होप आपने ये सवाल ट्राई किया होगा वीडियो को पॉज करके। तो क्या सवाल है कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे, ठीक है, और उसने 650 अंक प्राप्त किए, लेकिन 50 अंकों से वो फेल हो गया। तो पूर्णांक कितने थे, ठीक है। अब मेरी बात समझो, 35% जो है वो पासिंग मार्क्स है, टोटल मार्क्स था 35% पासिंग मार्क्स है, उसने 650 तो ले लिए, लेकिन उसके बाद भी वो 50 मार्क्स से फेल हो गया। मतलब क्या कि जितने उसके मार्क्स आए हैं उसमें अगर हम 50 ऐड कर देंगे, यानी ये कितना हो गया 700, तो जो 700 है ये पासिंग मार्क्स है, और पासिंग परसेंटेज क्या है 35%। तो टोटल नंबर अगर मैंने x मान लिया, इसका मैं निकालूंगा 35%, तो वो किसके इक्वल होगा 700 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे आराम से यहाँ से हम, 700 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 35, ये आ गया 20, और ये हो गया आपका 2000। तो 2000 मार्क्स टोटल मार्क्स हो गए, ठीक है। तो काफी इजी सवाल था कि 35% अंक प्राप्त करने हैं पास होने के लिए, 650 लेके आया, 50 नंबर से हो गया फेल। इसका मतलब क्या है, जो मार्क्स लेके आया उसमें 50 ऐड कर दो, ये हो गया 700, टोटल मार्क्स का 35% 700 के इक्वल हो गया, एक्स हमने निकाल लिया, इजी सवाल हो गया। अब एक और सवाल ऐसा करते हैं, बस सवाल की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। ये सवाल आप ट्राई करो, आराम से हो जाएगा, बस लास्ट सवाल की तरह आपको करना है, छोटा सा चेंज है इस सवाल में बस, ठीक है। आई होप आपने वीडियो पॉज करके सवाल किया होगा। अगर आप सभी लोग ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि केवल सुनने से काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस हाथ से करनी ही पड़ेगी, ये बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक चाहिए थे, ठीक है, उसने 800 अंक प्राप्त किए हैं, और जो अंक उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए होते हैं ना, आवश्यक न्यूनतम अंक, उनसे 50 अंक ज्यादा हैं उसके एक बार। तो पूर्णांक कितने थे, तो बिल्कुल सिंपल है, पिछले वाले सवाल की तरह किया, लेकिन इस बार क्या हुआ, जो मार्क्स वो लेके आया है वो मार्क्स ज्यादा हैं पास होने वाले मार्क्स से। तो उसका मतलब क्या होगा कि उसके मार्क्स से हम घटा देंगे, 50 मार्क्स माइनस कर देंगे, इस बार कितना आ गया 750 आ गया, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स क्या हो गए 750 हो गए, पासिंग परसेंटेज कितनी दी हुई है 50 दी हुई है, तो x का 50% कितना है 750 है, तो x कितना हो गया 750 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 50, ये हो गया 2 और ये हो गया 1500, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो हो गए आपके 1500। काफी इजी सवाल था, इस टाइप का सवाल प्रीलिम पीवाईक्यू में आया हुआ है, घूम फिर के फिर से ऐसा सवाल आ सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मान के चलिए कि अगर कोई पेपर थोड़ा टफ करना है तो वो ऐसे सवाल पूछेगा, ठीक है। ट्राई कीजिए सवाल वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने सवाल ट्राई किया होगा, ठीक है। क्या सवाल है, राजस्थान के एक शहर की जनसंख्या है 3 लाख, ठीक है, राजस्थान के शहर की जनसंख्या है 3 लाख है, इसमें से 1,80,000 पुरुष हैं, ठीक है, यानी बाकी बची हुई क्या होंगी महिलाएं होंगी। अब आप लोगों को ये दिमाग नहीं लगाना सर एलजीबीटीक्यू भी तो हो सकते हैं, वो दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, मैथ्स के अंदर फालतू दिमाग नहीं लगाना। तो 180 पुरुष हैं, कुल जनसंख्या क्या 50% शिक्षित है, यानी सेकेंड टर्म्स ने दी, पहला तो बोल दिया पुरुष और स्त्री, और सेकंड दे दिया शिक्षित और अशिक्षित। 50% लोग शिक्षित है, मतलब 50% अशिक्षित होंगे। अब 70% पुरुष जनसंख्या अगर शिक्षित है तो हमें निकालना है अशिक्षित महिलाओं की संख्या। देखो किसी भी सवाल जिसमें इस तरीके से दो कंडीशन बन रही है, उसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या है, ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि पहली चीज है कि आपको इस तरीके से डायग्राम बना बना के हर चीज का नंबर और परसेंटेज निकाल लेना है एज पर नीड ऑफ द क्वेश्चन। दूसरी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा क्या है,
ये हमेशा ध्यान रखना। उसने पूछा है इलिटरेट फीमेल्स, ठीक है, अशिक्षित महिलाएं निकालनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हुए होगा क्या कि हम गलती से निकाल देंगे शिक्षित महिलाएं, और वो ऑप्शन में पक्का दिया हुआ होगा उसने, जिससे कि आप उस क्वेश्चन को गलत कर दो। तो हमेशा ध्यान रखना है पूछा क्या है। चलो अब क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं वो समझो। सबसे पहले एक एक स्टेप करते जाओ। क्या बोला, राजस्थान के एक शहर में टोटल 3 लाख लोग हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 लाख लिख लिया साइड में एक जगह। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 1,80,000 पुरुष हैं, यानी कि मेल कितने हैं, 1,80,000। इसका मतलब क्या हुआ, फीमेल तुरंत तुरंत निकाल दो, 1,20,000 आपकी फीमेल हो गई, क्योंकि 3 लाख में से माइनस कर दो 1,80 में से और 1,20। अब बोल रहा है कुल जनसंख्या क्या 50% शिक्षित है, यानी कि लिटरेट और इलिटरेट का नंबर भी देख लेते हैं। लिटरेट है 50%, यानी अगर 3 लाख लोग हैं इसके आधे लोग शिक्षित हैं, तो 3 लाख का आधा क्या होता है, 1.5 लाख, यानी 1,50,000। तो यहां लिख दिया आपने लिटरेट है 1,50,000, मतलब इलिटरेट भी कितने हुए, सेम 1,50,000। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको नंबर में लिख लिया। अब यहां क्या बोल रहा है, यहां ये बोल रहा है 70% पुरुष शिक्षित हैं। पुरुष कितने थे, 1,80,000, इसमें से 70% शिक्षित हैं, यानी पहले मैं निकाल लेता हूं नंबर के अंदर, तो 1,80,000 का 70% निकाल लेता हूं। ठीक है, 18 और 18 से 7 कितना होता है, 18 पंजे 90, 18 की 108 और 18 126। ठीक है, ये हो गया आपका, 2 कट गए, और 1,26,000, यानी कि टोटल जो लिटरेट मेल हैं वो कितने हो गए, 1,26,000। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि जो टोटल लिटरेट लोग हैं 1,50,000, उसमें से जो मेल हैं वो 1,26 हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लिटरेट फीमेल कितनी बची, 150 में से 126 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 24,000। ठीक है, ये लिटरेट फीमेल्स, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा है उन्होंने, इलिटरेट फीमेल्स कितनी है, अशिक्षित महिलाएं कितनी है। टोटल महिला जो थी वो थी 1,20,000, इसमें से लिटरेट यानी शिक्षित अगर 24,000 हैं, तो क्या कर देंगे हम, टोटल महिलाओं में से लिटरेट महिला को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएंगी, अशिक्षित इलिटरेट आ जाएंगी। तो 1,20 में से 24 गए तो 96,000, यानी 96,000 महिलाएं क्या हैं, इलिटरेट फीमेल्स हैं, और यही मेरे सवाल में पूछा गया था। तो ठीक है, फिर समझ लो ऐसे सवाल में करना क्या होता है, सबसे पहले अगर 2 कंडीशन है उन दोनों कंडीशन को अलग अलग इन नंबर निकाल लो। ठीक है, 3 लाख जनसंख्या बोली है, 1,80 पुरुष है, मतलब फीमेल कितनी है, 1,20। जनसंख्या का 50% शिक्षित है, यानी 1.5 लाख शिक्षित है, तो 1.5 लाख क्या बच गए, अशिक्षित बच गए। अब इसने बोला क्या 70% पुरुष शिक्षित हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ पुरुष था उसका 70% निकाल लिया, आया 1,26,000। अगर ये 1,26,000 लोग शिक्षित हैं, शिक्षित में से 1,26 मेल है, मतलब तो फीमेल कितनी हो गई, 24,000 हो गई। एग्जाम में सवाल में लिटरेट फीमेल तो पूछा नहीं है, इलिटरेट फीमेल पूछा है, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल में से लिटरेट को कर देंगे माइनस, तो आ जाएगी हमारी इलिटरेट फीमेल्स, यानी कि अशिक्षित महिलाएं। 96,000 आपका सवाल हो गया। अब सिमिलर पैटर्न पे अगला सवाल है, इसको ट्राई करो। आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया होगा। ठीक है, सेम वही पैटर्न है, सवाल की भाषा बदल दी गई है केवल। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारत से हैं। ठीक है, मतलब 40% बाहर से होंगे। विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं, यानी वही 2 कंडीशन। एक कंडीशन में वो देख रहा है भारत से है कि बाहर से है, सेकंड कंडीशन में वो देख रहा है कि वो फीमेल है या मेल है, लड़कियां हैं या लड़के हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हैं, तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं। ध्यान क्या रखना है, पूछ रहा क्या है, फॉरेन वाले बॉयज पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं कितने लोग तो इंडियन हैं और कितने हैं फॉरेनर। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, पिछले वाले सवाल के अंदर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे उसने नंबर दिया हुआ था 3 लाख, पर यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं दिया हुआ। तो जहां नंबर नहीं दिया हुआ और सिर्फ परसेंटेज में ही माने हैं, तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि टोटल जो कक्षा में लोग हैं वो 100 हैं, क्योंकि हमेशा 100 मानने के बाद सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 60% भारत से हैं, इसका मतलब क्या है, 60 लोग, क्योंकि 100 का 60% 60 होता है, 60 लोग भारत से हो गए
और 40 लोग कितने हो गए, फिर फॉरेनर हो गए। यानी पहली चीज मेरे पास आ गई कि कितने लोग इंडियन हैं और कितने लोग फॉरेनर हैं। ठीक है, अब दूसरी बात क्या, कि कितने बॉयज हैं और कितनी गर्ल्स हैं, या फिर मेल फीमेल बोल लो, बात तो एक ही है। कितने गर्ल्स, क्या बोली इसने, 50% गर्ल्स हैं, यानी कि 100 में से 50 गर्ल्स है, तो कितने बचे, 50 बॉयज बचे। अब उसमें से वो एक चीज आपको लिख के दे देगा एग्जाम में हर बार। क्या लिख के दिया उसने, कि यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हैं, भारतीय विद्यार्थी मतलब ये 60 लोग, इन 60 लोगों का 30% निकाल लो, 60 का 30% निकाल लो, कितना आ गया, 18। ये 18 क्या है, इंडियन गर्ल्स हैं, ये क्या है, आईजी है, इंडियन गर्ल्स है। मुझे निकालना क्या है, विदेश में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो अगर मेरे पास इंडियन गर्ल्स आ गई और टोटल इंडियन लोग हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, इंडियन बॉयज निकाल सकता हूं। तो इंडियन टोटल है 60, इंडियन गर्ल्स हैं 18, तो माइनस कर देंगे 60 में से 18, ये कितने बच गए आपके, ये हो गए आपके 42। यानी 42 जो हैं वो इंडियन बॉयज हैं, लेकिन मुझे निकालने हैं फॉरेनर बॉयज। तो टोटल बॉयज में से अगर मैं इंडियन बॉयज माइनस कर दूं तो आ जाएंगे, कितने आ गए, 8। 8 बॉयज क्या है, फॉरेनर बॉयज हैं। ठीक है, अब देख लो, फॉरेनर बॉयज हैं 8। पूछा क्या है लेकिन एग्जाम में, उसने परसेंटेज में पूछा है, विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं, यानी सिर्फ फॉरेनर में बात कर रहे हैं। फॉरेनर के अंदर टोटल फॉरेनर में बॉयज कितने हैं, यानी कि बॉयज हैं 8 और फॉरेनर्स कितने थे हमारे पास, 40 इंटू 100, 20 आ गया, 20% आंसर हो गया। ठीक है, तो याद रखना पूछा क्या है, परसेंटेज में पूछा है, किसका परसेंटेज पूछ रहा है वो नीचे आ जाएगा। टोटल जो कंडीशन दी हुई है, यानी कि जैसे पूछा है उसने फॉरेनर बॉयज, तो फॉरेनर बॉयज ऊपर आ जाएंगे, 80/40 इंटू 100, और 20% आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो पिछले सवाल में चेंज किया था, इसमें इसमें एक तो नंबर नहीं दिया हुआ टोटल, और लास्ट में उसने परसेंटेज में पूछा था, लेकिन तरीका सेम रहेगा। एग्जाम में इतना ही डिफरेंस आएगा, जो हमने क्वेश्चन सवाल में, जो क्वेश्चन हमने यहाँ लेक्चर में किया है उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दाएं बाएं तो वो करेगा, सेम सवाल तो नहीं आने वाला। तो दाएं बाएं जो करना है उतना दिमाग आपको खुद को लगाना है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इजीली आप वो चीज कर लोगे। ठीक है, अगला सवाल चुनावों से रिलेटेड है, तो इसको आप करो, आराम से कर लोगे, थोड़ा सा सोचना बस। ठीक है, आई होप आपने ये सवाल कर लिया होगा। ठीक है, अब हम कर समझते हैं इसको। क्या बोल रहा है, दो उम्मीदवार हैं एक्स और वाई, उन्होंने एक निर्वाचन में भाग लिया। इस इलेक्शन में 80% लोगों ने वोट दिया है, जितने वोटर्स थे उन वोटर्स में से 80% लोगों ने वोट किया है, कोई भी अवैध मत नहीं है, कोई नोटा वोटा नहीं है। यानी सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल इलेक्शन है, दो लोग हैं लड़ने वाले, 80% लोगों ने वोट दिया है, कोई अवैध मत नहीं है, कोई नोटा नहीं है। ठीक है, मतदान में पड़े कुल मत का 56% जो है वो एक्स को मिला है, यानी 44% वाई को मिला होगा, क्योंकि ना तो कोई अवैध वोट है ना कोई नोटा है। तो जो पड़े हुए मत है, यानी कि जिन लोगों ने वोट दिया है उन वोट्स का 56% अगर एक्स को मिला है, और वह 1440 मतों से जीत गया है। मतों से जीतने का मतलब क्या है, कि इसके एक्स के वोट माइनस वाई के वोट जो हैं वो 1440 1440 हैं। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या है, पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आपसे पूछे गए हैं। यानी क्या था, एक क्षेत्र है वहां पे कुछ नंबर ऑफ वोटर्स हैं, उनमें से 80% लोगों ने ही वोट दिया है, दो ही कैंडिडेट हैं, कोई नोटा नहीं है। ठीक है, कोई वोट अवैध नहीं है, एक्स को कितना वोट परसेंटेज है वो दिया है, कितने वोट से वो जीता है वो दिया हुआ है, और आपको टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल वोटर्स को हम सपोज कर लेते हैं कि टोटल वोटर्स हैं हमारे एक्स। अब इसमें से 80% लोगों ने ही वोट दिया था ना, यानी कितने लोगों ने वोट कास्ट किया, कास्टेड वोट के जो नंबर है वो है एक्स मल्टीप्लाई 80/100, यानी 4 और 5, 4x/5, ये कास्टेड वोट है। ठीक है, क्योंकि इन कास्टेड वोट से ही तो 56% एक्स को मिला है, तो पहले हमें कास्टेड वोट निकालने हैं। अब बोला क्या है उसने ऐसे बोला है कि जो ये कैपिटल एक्स है इसको 56% वोट मिले हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वाई को कितने मिले होंगे, 44% वोट मिले होंगे।
इन नंबर जो मेरे से बात कर रहा है वो बोल रहा है कितने मतों से वो जीता है। इसका मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ वोट्स आपको दिया हुआ है तो परसेंटेज में भी डिफरेंस निकाल देते हैं ना, क्योंकि डायरेक्ट उसके इक्वल रख देंगे हम। 56% एक्स को मिले हैं, 44% वाई को मिले हैं, तो परसेंटेज डिफरेंस कितना हो गया, 56 में से 44 गए तो 12%। ये परसेंटेज डिफरेंस हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो वोट कास्ट हुए हैं उसका जो 12% है वो 1440 है। ठीक है, यानी कि 4x/5 का कितना परसेंटेज, 12%, 12/100। ये जो नंबर है ना ये 1440 है। अब यहां से मुझे क्या निकालना है, x निकालना है, और x निकालते मेरे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आ गए। x निकालना है तो 1440 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5/4 इंटू 12। ये सॉल्व करते हुए हमें ध्यान रखना है जो चीजें अपॉन में होंगी वो ऊपर चले जाएंगी, जो ऊपर होंगी वो नीचे आ जाएंगी। अब अगर आपको 12 का स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप कट कर लेना आराम से। 50 आ गया, 5 3 जा 15 और 3 0, यानी टोटल कितने वोटर थे, 15,000 वोटर थे। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल में समझना क्या था कि डिफरेंस जहां भी हो तो परसेंटेज में पहले डिफरेंस निकाल लो, जिससे कि क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज में डिफरेंस निकाल लिया हमने और उस डिफरेंस को इक्वल रख दिया। हाँ, अब अगला सवाल सेम पैटर्न पर है और उससे इजी सवाल है, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि ये सवाल आप आराम से कर लोगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करने का ट्राई करो। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा, लास्ट क्वेश्चन से भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, दो उम्मीदवारों का चुनाव है, सेम बात। ठीक है, जिस उम्मीदवार को 39% मत प्राप्त हुए हैं वह 19,800 मतों से अगर पराजित हुआ है तो कुल डाले गए मतों की संख्या क्या थी। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि कितने वोटर्स थे, उनमें से 80% लोगों ने वोट दिया। ठीक है, इसमें सीधे दे दिया भैया दो ही उम्मीदवार का चुनाव है, जो उम्मीदवार हारा है ना उसको मिले हैं 39% वोट और वो 19,800 वोटों से हारा है। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं हम, दो उम्मीदवार मान लेते हैं ए और बी। ठीक है, इसमें मान लो बी अगर हारा है तो इसको कितने मिले हैं, 39% वोट अगर बी को मिले हैं तो ए को कितने मिले होंगे, 100 में से माइनस कर देते हैं, ए को मिले हैं 61% वोट। अब वही क्या दिया हुआ है आपको, डिफरेंस ऑफ वोट्स दिया हुआ है, तो पहले परसेंटेज में डिफरेंस निकाल लेते हैं। परसेंटेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 61 में से 39 कर दो, माइनस कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 आ जाएगा, 22%। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स मैंने सपोज कर लिए एक्स का 22% कितना हो जाएगा, 19800। अब निकाल लो, 19800 मल्टीप्लाई 100/22, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 9900, ये हो जाएगा 900 और ये आ जाएगा आपका 90,000। ठीक है, तो आपके 90,000 वोट्स टोटल थे। तो पिछले सवाल से भी इजी सवाल था। ठीक है, आराम से कर लिया होगा आप सब लोगों ने। अब आगे चलते हैं। हाँ, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मान के चलिए ये सवाल आप समझ गए तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि इस टाइप का सिमिलर सवाल जो है एग्जाम में फिर से आए। एक बार तो ऑलरेडी आ ही चुका है। ठीक है, वीडियो पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए, आई होप आपने सवाल ट्राई किया होगा। ठीक है, अगर आपसे नहीं भी हुआ ना पहली बार में तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट बार में ये सवाल बहुत कम लोगों के समझ में आता है, मतलब बिना किसी के समझाए हुए खुद से ये सवाल करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हम आराम से समझते हैं एकदम। चावल के मूल्य में 21% की कमी हो गई। ठीक है, और ये कमी होने से हुआ क्या, एक व्यक्ति 1,000 में 10.5 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। मतलब क्या है, बाय अ रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ राइस इट इनेबल्स ए पर्सन टू बाय 10.5 kg मोर फॉर 1,000 रुपीज। ठीक है, तो जो प्राइस कम होने के बाद चावल का प्रति केजी मूल्य क्या है। अब ये क्या कह रहा है, इसने पहले ये बताया कि कितना प्राइस में परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। इस परसेंटेज के डिक्रीज होने से 1,000 में कितने ज्यादा चावल ले पाते थे। मतलब अगर मान लो अगर आप पहले 20 किलो चावल ले पाते थे तो अब 30.5 किलो ले पाओगे, यानी आपको डिफरेंस दे रखा है।
तो अब बात समझो उसमें करना कैसे क्या होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आप बाजार में 1000 रुपए लेके गए, ठीक है, और मूल्य में 21% की हो गई कमी, यानी हमें यहाँ पर कमी निकालनी है, सिर्फ कमी कितनी हुई है, ठीक है। तो जो वो वाला पैटर्न है ना हमारा 100 में से माइनस करने वाला, वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ केवल जो कमी हुई है वो नंबर निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 21 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। कितने रुपए आ गए? 210 रुपए आ गए, ठीक है। अगर 1000 रुपए में 21% की कमी हो गई तो 210 रुपए आ गए, सिर्फ कमी वाला नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप ये ज्यादा चावल खरीद पा रहे हो, ये क्यों खरीद पा रहे हो? क्योंकि आपके पास ये इतने रुपए बच रहे हैं, तभी तो खरीद पा रहे हो एक्स्ट्रा चावल आप। समझ रहे हो मेरी बात को? कि 1000 रुपए आप लेके गए थे, पहले वो पूरे खर्च हो जाते थे, लेकिन अब क्योंकि प्राइस में 21% की कमी हो गई है, तो आप इतना चावल एक्स्ट्रा ले पा रहे हो। मतलब जो आपके पैसे बच रहे हैं ना, उसके इक्वल ये है। मतलब क्या हुआ कि 10.5 kg जो चावल है, इसकी वैल्यू इक्वल है 210 रुपए के। और ये नए प्राइस की बात है। हमेशा इस क्वेश्चन में न्यू प्राइस यानी आफ्टर रिड्यूसिंग, जो पैसे कम हुए ना 21%, उसके बाद का प्राइस है ये चावल का। और हमेशा क्वेश्चन में देखना है कौन सा पूछा है, ओल्ड प्राइस पूछा है कि न्यू प्राइस पूछा है। यहां पर उसने न्यू प्राइस ही पूछा है, कम होने के बाद चावल का मूल्य, ठीक है। तो हम अभी न्यू प्राइस ही निकाल रहे हैं। तो 10.5 kg किसके इक्वल हो जाएगा? जो पैसे बच रहे हैं आपके। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 10.5 kg 210 रुपए के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 kg किसके इक्वल हो जाएगा? 210 अपॉन 10.5, ठीक है। ये 1 जा, ये 2 जा, और कितना हो गया? ये 20 रुपीज हो गया। यानी नया मूल्य क्या है चावल का? 20 रुपए चावल का नया मूल्य है, ठीक है। कैसे करा फिर रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है एक बार में समझने में इस सवाल को थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। चावल के मूल्य में 20% कमी हो गई थी, 1000 रुपए में 10.5 किलो एक्स्ट्रा आ गया। तो जो रुपए आप मार्केट में ले गए थे, कमी होने से जो रुपए बच गया वो निकाल लो। इस बचे हुए रुपए को जो भी एक्स्ट्रा चावल आ रहा है उसके इक्वल कर दो, और 1 kg का प्राइस निकाल दो। ये आपका चावल का नया प्राइस हो गया। अब मान लो ओल्ड प्राइस पूछे तो क्या करना है, इसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, बस केवल चीजों को मैंने बदल दिया है, और यूपीएससी 2020 में आया हुआ ये सवाल है, ठीक है। चलिए, आई होप अब आपने ये सवाल कर लिया होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया पिछले वाले सवाल में जो हमने समझा है उससे। बोल क्या रहा है, इस बार चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% का इंक्रीज हो गया। पिछली बार डिक्रीज हुआ था, अभी इंक्रीज हो गया। एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलो चावल कम खरीद पाता है। मतलब क्या था, पहले अगर वो 1200 रुपए लेके जाता था तो जितने चावल उसको मिलते थे उसके मुकाबले अभी 6 किलो चावल कम आए हैं उसके पास, ठीक है। तो इसने पूछा इस बार मुझे बताओ चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या है, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, यानी प्राइस बढ़ने से पहले का पूछा है। लेकिन स्टार्ट करने के लिए हमें पहले नया प्राइस ही निकालना पड़ेगा, फिर हम ओल्ड प्राइस की ओर जाएंगे। अब नया प्राइस, जब मैंने कहा था डिक्रीज अगर वैल्यू हो रही है तो कुछ पैसे बच रहे हैं, ठीक है। सेम चीज अगर वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है तो कुछ पैसे और लगेंगे, अगर आपको इक्वल चावल खरीदने हैं पहले के मुकाबले। इसका मतलब क्या है कि वही जो 1200 रुपए थे, इसका निकाल लो आप 25%, कितना आ जाएगा? एक से 25 300 रुपीज आ गया, ठीक है। यानी कि जो ये 300 रुपए एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, ये आपके 6 किलो चावल के मूल्य के इक्वल हो जाएगा ऑन न्यू प्राइस। तो 6 kg चावल का मूल्य क्या हो गया? ये 300 रुपए जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए होंगे अगर वैल्यू बढ़ रही है। तो 1 kg चावल का नया मूल्य क्या हो जाएगा? 300/6, कितना हो गया? 50 रुपीज। ये हो गया नया मूल्य प्राइस बढ़ने के बाद। लेकिन मुझे निकालना है ओल्ड। तो अब इस सवाल को कुछ ऐसे समझ लो कि चावल 1 किलो चावल है, उसमें 25% अगर वृद्धि हुई है तो वो 50 रुपए का हो गया। तो वो चावल को ओरिजिनल प्राइस क्या था? तो हम सिंपल वही चीज कि ओरिजिनल प्राइस एक्स मान लिया, क्योंकि 25% इंक्रीज हुआ है। तो अब यहां पर हम क्या कर लेंगे, 100 से उसको कर देंगे ऐड, 125/100, और ये रख देंगे इक्वल हम 50 के। तो x कितना हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई 100/125, यानी कितना आ गया? 40 रुपए आपका
आंसर आ गया। सवाल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या हुआ था सवाल में, 25% की वृद्धि हो गई तो 1200 रुपए में 6 किलो चावल कम खरीद पाए, तो 1200 रुपए का 25% 300 रुपए किसके इक्वल होगा, 6 किलो चावल के नए प्राइस के। 1 किलो चावल का नया प्राइस हो गया 50 रुपए, तो ओल्ड प्राइस निकालना बहुत ईजी है, आप सब लोग जानते हो, 40 रुपए आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्या कि एक व्यक्ति, चलो पहले ये सवाल आप ट्राई कर लो, है ना, खुद से ट्राई करो फिर समझाएंगे। हाँ चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ना। एक व्यक्ति ने 5 जोड़ी काले मोजे और कुछ जोड़ी भूरे मोजे का ऑर्डर दिया। देखो ये सवाल जो है, अब मैं पीवाईक्यू के लेवल से ऊपर बढ़ रहा हूं। जो मैंने आपको बात की थी कि हम पीवाईक्यू का लेवल तो करेंगे ही करेंगे, साथ में 2 कदम आगे बढ़ेंगे, तो वो 2 कदम आगे बढ़ने वाला सवाल यही है। एक व्यक्ति ने 5 जोड़ी काले मोजे खरीदे और कुछ जोड़ी भूरे मोजे का ऑर्डर दे दिया, ठीक है, यानी 5 जोड़ी काले और कुछ जोड़ी बताया नहीं उसने कितने भूरे मोजे। एक काले जोड़े की जो कीमत है ना, वो भूरे जोड़े की कीमत से 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। मतलब अगर भूरा जोड़ा 100 रुपए का है तो काला 300 का है। आप काले पता नहीं क्या है उसके अंदर, लेकिन वो ट्रिपल प्राइस है उसका। बिल बनाते समय हुआ क्या, बिल क्लर्क ने गलती से काले और भूरे जोड़ों की संख्या बदल दी भाई। अब वो इंटेंशनली बदली है या गलती से बदली है वो तो पता नहीं, पर इससे हुआ क्या कि बिल आपका 100% इंक्रीज हो गया। बिल क्यों होगा इंक्रीज भाई, सिंपल सी बात है, काला वाला महंगा है। अगर काले वाले आपने 2 ही लिए हैं और भूरे वाले 5 लिए हैं और नंबर अगर मैं बदल दूंगा तो ऑफकोर्स सी बात है बिल का प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बिल बढ़ गया 100%। तो मूल ऑर्डर के अंदर भूरे मोजों के जोड़ों की संख्या क्या थी, ये वो पूछ रहा है। जो मूल ऑर्डर था उसमें क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये है ब्लैक और ये है ब्राउन, ठीक है। इनकी पहले तो हम बता देते हैं आपको नंबर, कितना नंबर और कॉस्ट, हर एक का कॉस्ट। ब्लैक उसने खरीदे थे 5, बात ठीक है एकदम, 5 खरीदे दिया हुआ। ब्राउन जो खरीदे हैं वो नहीं दिया हुआ, सपोज कर लेते हैं एक्स। अब जो इसका कॉस्ट है हर एक का, वो इसने क्या बोला है कि काले जोड़े की कीमत भूरे वाले से 3 गुना है। कोई नंबर तो दिया ही नहीं है, यानी सपोज तो करना पड़ेगा। यानी क्या है, अब एक्स तो हम मान ही चुके हैं, तो हम ए मान लेते हैं। भूरे वाले की जो वैल्यू है वो ए है। अब काला वाला क्योंकि इसका 3 गुना है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। जो ब्राउन वाला है उसका वैल्यू ए मान लिया, तो काले वाले का 3a हो गया। अब अगर मैं नॉर्मल बिल बनाऊं, यानी करेक्ट बिल बनाऊं अगर मैं, तो करेक्ट बिल कैसे बनेगा भैया। करेक्ट बिल मतलब जो ब्लैक वाले की जितने आपने पीस खरीदे हैं उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई 3a प्लस जितने आपने ब्राउन वाले खरीदे हैं उसको ब्राउन वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स मल्टीप्लाई है एक्स ए हो गया, यानी कि 15a प्लस एक्स ए। लेकिन हमारे बिल क्लर्क ने तो चालाकी से एक गलती कर दी, यानी कि रॉन्ग बिलिंग कर दी। रॉन्ग बिलिंग क्या कर दी, क्रॉस कनेक्शन बिठा दिया। ब्लैक वाले तो उसने बोल दिए कि भैया जो ब्लैक वाले हैं उसका प्राइस तो उसने कर दिया ए, यानी हो गया 5a प्लस जो ब्राउन वाले हैं उसका प्राइस कर दिया 3a, तो ये हो गया 3ax, ठीक है। ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से हुआ ये कि ये जो ये रॉन्ग बिल है ना, ये 100% बढ़ गया। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था आपको, अगर परसेंटेज में कोई चीज बढ़ रही है उसको अगर हमें निकालना है तो 100 में उसको ऐड करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेस वाले से, ठीक है। अब यहाँ पे 100% ही बढ़ रहा है, तो 100 में 100 जोड़ देंगे, हो जाएगा 200, ठीक है। तो यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस था हमारा 15a प्लस एक्स ए, ठीक है, इसमें 100% की वृद्धि हो गई, मतलब ये कितना हो गया 200/100 हो गया। समझ में आई कोई बात, क्यों क्यों लिखा 200, 100% बड़ा है और मैंने क्या बोला है जब भी इंक्रीज होगा तो उसको 100 में ऐड करना है, 100 प्लस 100 200। अब ये इक्वल किसके हो गया, रॉन्ग प्राइस के, 5a प्लस 3ax। अगर आपने ये नोट नहीं किया तो नोट कर लो, क्योंकि सॉल्व करने के लिए मुझे जगह चाहिए होगी अब, ठीक है। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे कोई गलती ना हो, ठीक है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 30a प्लस
2xa और ये हो गया 5a प्लस 3xa कर लो या ax कर लो, दोनों को एक साथ एक जैसा लिख लो जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। 3xa कर दो इसको भी, ठीक है। अब एक्स ए वाले एक्स से तो सॉल्व होंगे और ए वाला सिंपल ए से सॉल्व होगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा 25a, ठीक है। 30 में से 5 गए 25, 3xa में से 2x जगह माइनस हो जाएगा, बच जाएगा x से। अब ये देखो a से a कट जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। सॉल्यूशन का तरीका देख लो आराम से, कभी भी अगर दो वेरिएबल चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर x और a, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि a हर जगह है, इसका मतलब यह है कि a तो कट जाएगा और हमें निकालना वैसे भी x ही है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या निकालना है, जो ब्राउन वाले हैं वो हमने x माने थे, यही हमें निकालना है। तो हम सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हमने ये रख दिया, जो कट रहा था वो कट दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सेम वेरिएबल्स ax जहां पर है उसको ax से कर लिया, जहां पर सिर्फ a है वहां पर a से कर लिया, तो 25a x से इक्वल आया, a से a कट गया, x बराबर 25 आ गया। यानी ब्राउन कितने थे हमारे पास, 25 थे। थोड़ा सा सवाल टिपिकल सिर्फ दिखने में है, करने में इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, केवल आपको जैसा सवाल बोल रहा है आराम आराम से उसको बनाना है उसी तरीके से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब क्योंकि हमने शुरू में, आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो टॉपिक है वो भी परसेंटेज के अंदर आप एक तरीके से मिलावा ही मान लीजिए आर एस और एस आई के अंदर। तो उसके बेस पे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल, फटाफट से वीडियो को पॉज करो और कर लोगे आप ये सवाल, ठीक है। तो अब हम करते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है कि एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी, 3 लाख रुपए में बेच दी, क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस है। यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी तो उसने कार खरीदने में कितने रुपए खर्च किए थे, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो 20% जो है वो सेलिंग प्राइस पे होगा क्या, जी नहीं, वो तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस पे 20% का लॉस हो रहा है, यानी 20% उसके कम हो रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 में से 20 को कर देंगे माइनस, ये हो जाएगा 80/100 इज इक्वल्स टू 3 लाख, है ना। लॉस हो रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है प्राइस उसका, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ये आ गया आपका इस तरीके से 100/80, ये हो जाएगा 4 5, और ये हम कर देंगे 4 7 28, 5 जा 1 2, ठीक है 75, यानी आ गया 3,75,000 इसका आंसर, ठीक है। समझ में होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है, बस केवल ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि हमेशा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो कॉस्ट प्राइस पे होगा, सेलिंग प्राइस पे नहीं होगा, उसके लिए ये सवाल स्टैंडर्ड सवाल है, ठीक है। आखिरी सवाल बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, मतलब आप ट्राई करो करने का, और हिंट ये है कि इस सवाल में पेन यूज नहीं करना, मतलब बिना पेन यूज करे भी सवाल किया जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ओरिएंटेशन लेक्चर में कि कुछ सवाल जो होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जिसे आप सीधे लॉजिक से कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, पूरा सवाल सॉल्व करने की नीड नहीं है। तो उसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ये है, एक दुकानदार है, उसने एक वस्तु 40 रुपए में बेचता है, ठीक है। जब वो वस्तु 40 रुपए में बेचता है तो उसको x% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। हालांकि जब वह इसे 20 रुपए में बेचता है ना, तो उसे समान प्रतिशत की हानि होती है, मतलब वही x% की हानि होती है। तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है, मतलब सिंपल सी बात क्या है कि ये एक लागत मूल्य होगी, मान लो कुछ भी, इसमें अगर वो 40 रुपए में बेच रहा है तो उसको x% का लाभ हो रहा है, और अगर वो 20 रुपए में बेच रहा है तो उसको x% की हानि हो रही है। तो उसने कॉस्ट प्राइस पूछा। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ कि इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस 20 या 40 के बीच में ही कहीं होगा। और अगर सिंपली बात बोलूं मैं कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस से जब मैं बात करता हूं कि सेम लाभ और हानि का परसेंटेज होगा तो हमें कोई बेनिफिट लॉस नहीं होगा, मतलब 20 और 40 के एग्जैक्ट 20 का जो बीच का नंबर है, 20 और 40 के जस्ट बीच में क्या आता है, 30 आता है, तो वो इसका आंसर होना चाहिए था। चलो मैं इतना दिमाग में नहीं लगाता, सिर्फ मैं इतना दिमाग लगा लेता हूं कि यार 20 और 40 के बीच में कोई नंबर आना चाहिए। तो अब मैं ऑप्शन देखता हूं, 10 होगा, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, 20 खुद होगा, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, 40 खुद होगा, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, तीनों ऑप्शन हो गए एलिमिनेट, आंसर क्या आएगा 30। यानी कि कई बार लॉजिक से और एलिमिनेशन टेक्निक से भी सवाल हो जाते हैं, उसका भी काफी इजी सवाल है।
देखो लास्ट में पता है इजी सवाल क्यों डाले जाते हैं, लास्ट में मैं इजी सवाल डालूंगा जिससे कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो आपका, कि देखो लेक्चर लेके हम अब सवाल करने लग गए हैं आराम से, ठीक है। तो ये मैंने मेरे ट्रिक बता दी आप लोगों को। चलिए, तो परसेंटेज को लेकर जो हमारा डिस्कशन था वो यहीं पे एंड होता है। जितने पीवाईक्यू पॉसिबल थे जिसमें कंसेप्ट अलग अलग लग रहा था वो मैंने कोशिश करी है कि मैंने ऐड किया है, ठीक है। और जो उसके एक लेवल आ गए हैं वो सवाल भी हमने कर लिए हैं। अब इसके अलावा जो बाकी एग्जाम्स की पीवाईक्यू हैं और जो आरएएस और एसआई की पीवाईक्यू हैं वो करना आपका काम है। पूरे चैप्टर में कहीं भी अगर आपको कोई सवाल नहीं आया हो तो उसका डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज ऑफलाइन भी आप, हाँ ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑफलाइन आके भी ये क्लास कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में देखो अगर आप ऑफलाइन आओगे तो बहुत आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ सवाल आप मेरे सामने बैठ के आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक छड़ी भी मैं रख लूंगा यहाँ पे, सवाल सॉल्व नहीं करोगे तो तुरंत प्रभाव से उस छड़ी का भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे टाइम बता देंगे ये किस टाइम पे क्लास हो रही है, उस टाइम आके आप तेज सिविल्स के जो ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा पे है उस पे आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप प्लीज ज्वाइन यहाँ पे हमें ऑफलाइन कीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।